हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ताज और आज आपके यूट्यूब चैनल ताज सेफ्टी पर मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसका पहला चैप्टर है एलिमेंट 1 का जो है हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें व्हाई वी शुड मैनेज वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। तो उसमें हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि जो है क्यों हमें किसी भी वर्कप्लेस पे सेफ्टी को हमें फॉलो करवाना चाहिए या फिर हमें क्यों सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए। उसके 3 रीज़न हैं। उन तीनों रीज़न को आज हम लोग संक्षिप्त में डिस्कशन करेंगे, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से खुल के उसको पढ़ेंगे आज लोग। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले एलिमेंट 1, और एलिमेंट 1 मतलब अभी बहुत लंबा चलेगा एलिमेंट 1 भी, मतलब 4-5 तो 3-4 वीडियो तो आएँगी कम से कम। तो आप लोग धैर्य रखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा ताकि जो है हम लोग आगे भी वीडियो लाते रहें। तो व्हाई वी शुड मैनेज वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, ये हमारा टॉपिक है आज का, जिसके लर्निंग आउटकम्स हैं डिस्कस द मोरल, फाइनेंशियल एंड द लीगल रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। मतलब हम मैनेजिंग वर्कप्लेस इन द वर्कप्लेस यानी वर्कप्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने के लिए जो रीजंस है, जो कारण है, वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि 3 कारण है, मोरल, फाइनेंशियल एंड लीगल। बाकी का जो नीचे 3 पॉइंट्स है वो हम लोग बाकी की आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ एक ही पॉइंट डिस्कस कर पाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो कि आईएलओ की तरफ से दिया जाता है, और ये मतलब आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए भी होता है। साइज ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉब्लम, मतलब हमें ये देखना है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जो साइज है प्रॉब्लम का, जो साइज है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी में जो अक्सर इश्यू होते रहते हैं, तो कितना बड़ा है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो डाटा आप देख रहे हैं नीचे, ये जो है इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है, और ये डाटा पूरा करेक्ट होता है। ये जो है बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। अगर आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर इसके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ देखिए, 2.3 मिलियन वुमेन एंड मेन अराउंड द वर्ल्ड एक्सपोज टू वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और डिजीज एवरी ईयर। मतलब 2.3 मिलियन आदमी और औरत पूरी दुनिया में वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और बीमारियों से जो है ग्रस्त होते हैं। अब सोच लीजिए इतनी बड़ी संख्या में। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओवर 60,000 have been 60,000 death have been reported in every single day। यानी और रिजल्ट ये भी रहा है कि इसके जो ये जो आंकड़ा है, इसके रिजल्ट में ये भी है कि डेली 6,000 मौतों को भी रिपोर्ट किया जाता है। अब ये देख लो, मतलब एक दिन में पूरी दुनिया के अंदर 6,000 लोग सिर्फ हेल्थ और सेफ्टी फॉलो ना होने की वजह से जो है ये बेचारे अपनी जान गंवा देते हैं काम के दौरान। और उसके बाद आता है देयर आर 340 मिलियन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स एंड 160 मिलियन ऑक्यूपेशनल डिजीज रिकॉर्डेड ईच ईयर। मतलब हर साल 340 मिलियन एक्सीडेंट रिपोर्ट होते हैं और 160 मिलियन बीमारियां रिपोर्ट होती हैं। एक्सीडेंट मतलब हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, बंदा गिर गया, कुछ भी हुआ, उसको हम एक्सीडेंट बोलेंगे। बीमारियां, अब बीमारियां जो है मतलब धीरे 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 सांस की बीमारी, गले की बीमारी, या फिर कंधे की बीमारी, कमर की बीमारी, इस तरह से जो है हम लोग उसको डिजीज बोलते हैं। उसके बाद अराउंड 7 लाख पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू हजार्ड सब्सटेंसेस। मतलब जो सब्सटेंस है, जो हम मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया, केमिकल हो गया, पेंट हो गया, ये सब हम जो यूज करते हैं, सिर्फ इन चीजों की वजह से हर साल 7 लाख लोग पूरी दुनिया में काम के दौरान मर जाते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है सेफ्टी के चक्कर में। अगर हम लोग बोलते हैं छोड़ना इतना सा रहेगा, लेकिन हम आने वाले फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं कि आगे जाके क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विटनेसेस हाईएस्ट नंबर ऑफ फटल एक्सीडेंट। यानी इस भूमिका में सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं है, सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी है। ये नहीं है सिर्फ प्लांट वाले, गैस प्लांट वाले, इन सब में ये एक्सीडेंट होते हैं। इसमें ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में मौतें होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने आते हैं अपने टॉपिक पर। रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। रीजन क्या क्या है? मोरल, फाइनेंशियल,
लीगल। मोरल मतलब ह्यूमैनिटी, इंसानियत। इंसानियत का जो फर्ज है वो होता है मोरल। दूसरा है फाइनेंशियल। अब पैसे भी बचाने, अब हम कोई काम कर रहे हैं, कोई कंपनी जो है अगर प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, तो उसको क्या लगता है, वो जब सेफ्टी में पैसे खर्च करती है उसको लगता है कि जो है ये फालतू का वेस्ट है, इसमें कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन वो गलत करते हैं। उसको कितना सेफ्टी में थोड़ा-सा इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न मिलता है, ये हम आगे चल के समझेंगे। और लीगल, लीगल को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। लीगल आपको भैया कानून ने बोला ये करना है तो आपको करना ही करना है। 3 मोरल रीजन है। मोरल, ह्यूमैनिटेरियन, एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। यानी कि आपको खुद से जो है अपने वर्कर की सुरक्षा को करना है। जैसे कि आपके घर पे अगर कोई नौकर है या ड्राइवर है, कुछ भी है, वो आए आपके घर पे काम कर रहा है और उसको चोट लग जाए, तो आपको कैसा लगेगा? और यही बात अगर आपके पड़ोसी में, यार उसके यहाँ तो आते हैं लोग काम करने की चोट लग जाती है, बेचारे जो उनको ना इलाज करवाते हैं ना कुछ, तो आपसे दोस्त जो आपके पड़ोसी होंगे वो भी आपसे बात करना बंद कर देंगे। प्लस आपके पास कोई दूसरा बंदा काम करने के लिए नहीं आएगा। तो हमें जो है इंसानियत के नाते हमें जो है हमारा एथिकल मतलब रिस्पॉन्सिबल है हमारा, कि जो है हमें उसकी केयर करनी है। कोई भी बंदा अगर हमारे यहाँ काम करने आ रहा है, तो हमें उसकी केयर करनी ही है, करनी ही है। मतलब यही हमारा मोरल रीज़न है। दूसरा है अपना फाइनेंशियल या इकोनॉमिक, द कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ। मतलब जब किसी बंदे को चोट लग जाती है साइड पे, तो उसका हॉस्पिटल का खर्चा, उसके बाद फिर वो कितने दिन बैठेगा, उसके इतने दिन की छुट्टी का पैसा, ये सारा जो है फाइनेंशियल में आ जाता है। लीगल में और सोशल, क्रिमिनल एंड सिविल लायबिलिटी, मतलब आपका जो है कानूनी, और अगर जैसे केस वेस चला गया या कुछ हो गया, आपने नोटिस वगैरह आ गया कि भैया आपने ये चीजें सेफ्टी की फॉलो नहीं करी, तो वो सब आ गया लीगल में। तो चलिए शुरू करते हैं मोरल रीजन से। मोरल रीजन क्या क्या है? एम्प्लॉयर्स ओ अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स वर्कर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। मतलब इंसानियत के नाते ड्यूटी वो जो है एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय की केयर करने के लिए वो करता है, मतलब उसको केयर करनी ही पड़ती है। दूसरा है एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन प्रोटेक्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम हार्म। ये हमारा एथिकल और जिम्मेदारी है हमारा, है ना, कि जो हम हमारे पास जो वर्कर आ रहे हैं उसको जो है हमें प्रोटेक्ट करना ही करना है। उसके बाद पेन एंड सफरिंग फ्रॉम फेलियर टू वर्कर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स। अब ये बताओ, अब आपके यहाँ कोई वर्कर आ रहा है, वो जो आपसे पैसे ले रहा है, वो तो काम करने के लिए ले रहा है ना। अब वो कोई दर्द सहने के लिए या फिर किसी चीज़ से जो है तड़पने के लिए थोड़ी आ रहा है वो। वो क्यों आएगा आपके पास जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो? और साथ में जब उसको चोट लगेगी तो उसके फैमिली को दुखी होंगे, उसके फ्रेंड्स दुखी होंगे, उसके साथ वाले जो काम करते हैं, वो भी कहेंगे हमारा मालिक तो हमारी केयर करता ही नहीं है, तो हमें जो है हम यहाँ काम करके क्या करेंगे? तीसरा है सोसाइटियल कंसर्न, इंजुरीज आर नॉट द प्राइस इन लिeu ऑफ लेबर। मतलब जब किसी वर्कर को आपके यहाँ चोट लग जाती है, तो वो उसको, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही भरेगा, आपको भी उसका इलाज वगैरह करवाना है सबसे पहले। तो आपको उसको चोट लगने ही नहीं देना है, और अगर चोट लग भी जाती है तो आपको उसको ले जाकर इलाज करवाना है, ये करवाना है। तो ये आपका सोशल कंसर्न। उसके बाद ट्रस्ट डेफिसिट। अब आपके यहाँ अगर किसी बंदे को चोट लगा है, उसके साथ वाले काम करने का क्या होगा, भरोसा टूट जाएगा। अरे यार ये तो ऐसी है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो क्या करेंगे, काम छोड़ के आपके पास से जाने लगेंगे और आपका बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा। तो हमें जो है ये मोरल रीजन कुछ है, तो इन्हीं को हमें ध्यान में रखना है जब आप ओबीई का एग्जाम जब देंगे आईजीसी में। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को मद्देनजर रखते हुए आपको आंसर करना है। अब आता है फाइनेंशियल रीजन। फाइनेंशियल रीजन क्या होता है? द बिजनेस केस, एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ लीड टू लॉस। सही बात है, जब भी कोई एक्सीडेंट या कोई बंदा बीमार होगा तो खर्चा ही होगा ना, और एक तरह से आपका लॉस होगा। और जो कॉस्ट होगा वो दो तरह से हो सकता है, डायरेक्ट और
इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब मेजरेबल कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इंसिडेंट, मतलब जो एक्सीडेंट से जो डायरेक्ट कॉस्ट हमें पड़ती है, जो हमें पैसे देने पड़ते हैं उस वक़्त, वो होता है डायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट स्टेम आउट ऑफ द इवेंट ऑन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफन डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, मतलब वह खर्चे जो कि हमें दिखते नहीं है। अब जैसे कि और बंदे काम करना कम कर देंगे, इन्वेस्टिगेशन में, इन सब में, ये सब में पैसा चला जाएगा, तो वो काफ़ी सारा ज़्यादा होता है। और आप ये बर्फ़ का जो अब ये पहाड़ जो देख रहे हैं आप, आइसबर्ग, इसको आप देख रहे हैं पानी के ऊपर कितना छोटा-सा है, लेकिन नीचे इनडायरेक्ट कॉस्ट में वो उसके नीचे आप देखो कितना बड़ा है, जब जाके वो थोड़ा-सा ऊपर टिका हुआ है। तो सेम का ऐसे ऐसे ही जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट है। हमें लगता है एक्चुअल में थोड़ा बहुत पैसा लगेगा और उसको जो है हम सही हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपका लीगल लीगल कार्रवाई आ जाती है, उसके बाद उसको 1 महीने का खर्चा देना पड़ता है, आपके अदर एम्प्लॉयी जो हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो है आपका नया बंदा हायर करना पड़ेगा उसकी जगह पे, ये सारा क्या है इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये हमें दिखता नहीं है, पर बाद में धीरे-धीरे खर्चे होते रहते हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या-क्या आते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट में आता है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, वर्कर सिक पे, मतलब उसको जब वो छुट्टी रहेगा तो उसको पे करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, कंपनसेशन पेएबल टू द विक्टिम्स, मतलब अगर उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गया तो उसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, फाइन इन द क्रिमिनल कोर्ट्स, और अगर बाहर पता चल गई और आपके ऊपर केस हुआ तो आपको फाइन भी भरना पड़ेगा कोर्ट में जाकर। रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज स्ट्रक्चर एंड प्लान, अगर जो घटना हुई है आपके साइट पे, अब उसको ठीक कराने में भी पैसे लगेंगे, उसको कोई चीज़ें नहीं आएँगी तो नहीं लाने में पैसे लगेंगे। उसके बाद जो है लॉस्ट और डैमेज प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो आपका ज़ाहिर-सी बात है प्रोडक्ट भी जो है डैमेज होगा ही होगा। अरे! मैं इधर एक चीज़ भूल गया। अरे! यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखना था, इनडायरेक्ट कॉस्ट। हुँ, तो अब आते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट पे। अब इसमें क्या आ गया? लॉस ऑफ स्टाफ फ्रॉम प्रोडक्टिव ड्यूटीज़। सही बात है, अब कोई बंदा जो है आपका जो है 1 घंटे में 100-100 प्रोडक्ट बना रहा था और वही बंदा सबसे आगे बना, बाकी लोग जब 50-50 या 70-70 इस तरह से बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका जो प्रोडक्टिव ड्यूटीज़ थी वो बेचारा उसका लॉस हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेमेडियल एक्शन फॉलोइंग एन इन्वेस्टिगेशन, जब आपको उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी तो उसमें भी कॉस्ट आएगी, वर्कर आपके उधर लगेंगे, कुछ वर्कर उनका टाइम वेस्ट होगा, वो सारा जो है उस टाइम को वो कहीं और यूज़ कर सकते थे, तो वो टाइम उसमें चला गया। उसके बाद कंप्लायंस विद एनी एनफोर्समेंट नोटिस सर्व, कोई भी जो है एनफोर्समेंट एजेंसी जो है जो सेफ्टी रिलेटेड आपको नोटिस दे सकती है तो उसको सर्व करना पड़ेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग, नए बंदे हायर करने का पैसा, फिर उनको ट्रेनिंग देना, काम सिखाना, उस जो टेम्परेरी वर्कर या रिप्लेसमेंट वर्कर होते हैं उनके लिए। उसके बाद लॉस ऑफ गुडविल ऑफ कस्टमर, कस्टमर का ट्रस्ट नहीं रह रहा है, इसमें या तो कुछ भी ऐसे ही होता रहता है, प्रोडक्ट भी अच्छे नहीं होंगे या आपका जो है मार्केट में वैल्यू आपकी डाउन हो जाएगी। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ पेनल्टी क्लॉज़ेज़, मतलब कोर्ट की तरफ से जब आपको कोई पेनल्टी वगैरह लग जाए, उसका वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ गया। तो चलते हैं आगे। अब अब जो ये जो कॉस्ट होते हैं, इसमें 2 तरह के कॉस्ट होते हैं। एक होता है इंश्योर्ड कॉस्ट, एक होता है अनइंश्योर्ड कॉस्ट। इंश्योर्ड कॉस्ट क्या होता है? इंश्योर्ड कॉस्ट मतलब जिस चीज़ों का हम लोग इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जो कि हमें कुछ का कुछ हिस्सा अगर वो नुकसान हो जाता है, तो हमें वापस रुपयों के रूप में मिलेगा। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज इक्विपमेंट, जैसे कि गाड़ी वगैरह होती है, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका इंश्योरेंस होता है, जो कि आपको कुछ उसकी कुछ रकम आपको मिल जाती है। पूरा तो नहीं मिलता पर कुछ कुछ हेल्प आपको हो जाती है। कंपनसेशन पेमेंट्स, जैसे कि अब आपका आपने जो है अपने वर्करों का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो उसका जो कंपनसेशन देना पड़ेगा वो आपका इंश्योरेंस के थ्रू मिल जाएगा, उसमें आपको नहीं लगेगा। उसके बाद मेडिकल कॉस्ट, उसका जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो मेडिकल कॉस्ट भी उसी में आ जाती है। तो ये आपका जो है इंश्योर्ड हो सकता है, मतलब आप इसमें इसको जो है इंश्योर करवा सकते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो अनइंश्योर्ड होती हैं, जैसे प्रोडक्शन डिले ऑफ डाउन टाइम, आपका जो प्रोडक्शन जो टाइम, जैसे आज आज मान लो आपकी 7-8 तारीख है, आज कितनी तारीख है? 7 तारीख है और आपको जो आज बहुत अर्जेंट माल देना था लेकिन आप दे नहीं पाए।
आपको जो है अब 2-3 दिन और लग जाएँगे इस एक्सीडेंट की वजह से, या 1 महीना लग जाएगा, तो वो आपका डिले हो गया। लॉस ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्ट, अब जो प्रोडक्ट लॉस हुआ है उसका तो इंश्योरेंस नहीं होता, आप इक्विपमेंट का इंश्योरेंस करा सकते हो, प्रोडक्ट का तो करा ही नहीं सकते। उसके बाद एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टाइम, जो टाइम लग रहा है वो भी इंश्योरेंस नहीं करा सकते। क्लीन अप साइट, अब साइट पे कोई घटना हुई है तो उसको क्लीन, साइट को अच्छे से तरह साफ भी करवाना होता है, क्लीनिंग करानी होती है साइट की, वो इंश्योर नहीं करा सकते हैं। क्रिमिनल फाइन्स एंड लीगल कॉस्ट, अब जो कोर्ट में जो केसेस वगैरह होते हैं तो वो भी इंश्योर नहीं करा सकते हैं। अब आता है अपना लीगल रीजन। लीगल रीजन में क्या है, कॉमन लॉ ऑब्लिगेट्स द एम्प्लॉयर टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ दोज दैट माइट फोर्सिएबल बी अफेक्टेड इट्स एक्ट्स और ओमिशंस। मतलब लॉ क्या, कॉमन लॉ क्या कहता है कि आपको जो है रीजनेबल केयर करनी पड़ेगी, किनके लिए, जो कि भविष्य में आपके काम के कारण प्रभावित हो सकते हैं। आपके काम किसी भी एक्टिविटी या फिर आपकी भूल के दौरान, भूल के कारण जो है अफेक्ट हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, जिनको कोई चोट लग सकती है, तो उनकी आपको जो है रीजनेबल केयर करनी ही करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, सोशल रीजन रिलेट टू फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। मतलब सोशल रीजन मतलब आता है कि भैया ये जो कानून के कुछ फ्रेमवर्क हैं उनसे रिलेट करता है। उसके बाद फेलियर टू कंप्लाई लीड्स टू एनफोर्समेंट एक्शन और प्रोसिक्यूशन, मतलब अगर इसको फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही किया जा सकता है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनेबली फोर्सिएबल रिस्क एंड रिड्यूस इट सो फार एज इज रीजनेबली प्रैक्टिसेबल। मतलब एम्प्लॉयर मतलब जो कंपनी का मालिक है, जो कंपनी के मैनेजर वगैरह हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ज़िम्मेदार हैं कि वो अपने काम से रिलेटेड जो भी रिस्क हैं, उनको पहले से ही आँक कर उनको जितना हो सके कम करें। फिर अब ये जो कुछ लीगल से अगर आप इनको ब्रेक करोगे तो होगा क्या, ब्रीच ऑफ लॉ इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। सही बात है, अगर आप किसी भी कानून को तोड़ोगे तो क्रिमिनल ऑफेंस है ही। तो उसमें फॉर्मल एनफोर्समेंट एक्शन बाय रेगुलेटर, अब जो एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो क्या-क्या कर सकती हैं। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपको इम्प्रूवमेंट नोटिस होगा। क्या होता है, कई बार जैसे कोई आपके गवर्नमेंट ऑफिस से जो है आपके साइट पे आया इंस्पेक्शन करने के लिए, भाई साइट सेफ है नहीं है, तो आया, अब आप उसने देखा कि भैया सब कुछ सही है, कुछ-कुछ चीज़ें इम्प्रूवमेंट करनी है, तो वो क्या करेगा, आपको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे देगा, भैया आपकी ये चीज़ें सही थी, ये चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है, और टाइम दे देगा कि इस डेट तक आपको इम्प्रूव कर देना है। अब आता है प्रोबेशन पीरियड नोटिस। प्रोबेशन नोटिस मतलब होता है कि आपकी साइट काफ़ी अनसेफ थी और उन्होंने आपको प्रोबेशन नोटिस दिया, भैया तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम है, इस 3 महीने में अपनी साइट सही कर लो, नहीं तो तुम्हारी साइटें जो हैं बंद कर दी जाएगी। तो वो होता है प्रोबेशन पीरियड। क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूशन, जो कि फाइन में और इम्प्रिजमेंट में होता है। जैसे अब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, या फिर आपके साइट पे विजिट आए और आप बहुत ही ज़्यादा अनसेफ था साइट, जो कि मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो वो क्या करेगा, आप पे फाइन लगा सकता है। या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो आपको फाइन और जेल दोनों भी हो सकता है। या फिर आपका जो कोई भी वर्कर है वो आपको क्या है, सिविल क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों मोरल, ये जो तुम्हारे 3 रीजन थे, मोरल, फाइनेंशियल और लीगल रीजन जो थे, ये आज के वीडियो में समाप्त हो चुका है। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं फिर अगले कुछ दिनों में लेकर आऊँगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।